हेलो बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने जीन इंटरेक्शन स्टार्ट किया था। जीन इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में हम लोगों ने बात किया था कि जब एक ही जीन्स के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता हो और मोर देन वन कैरेक्टर्स अपीयर होते हो, तब उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते थे क्या, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। मतलब एक जीन के दो एलील्स, उन दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है। वहां पे हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल एलिलिज्म में एक कंडीशन देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। उसके अलावा हम लोगों ने कोडोमिनेंस देखा था। आज की क्लास में मल्टीपल एलिलिज्म का हम लोग दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक कंडीशन या प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होते हैं? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है बेटा, जब कोई भी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो कंडीशन बोली जाती है प्लियोट्रॉपिक। यानी कि जब एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए तो वहां पे टर्म यूज होता है क्या, प्लियोट्रॉपिक। प्लियो टर्म का मतलब होता है, प्लियो का मतलब होता है मेनी और ट्रॉपिक का मतलब होता है अफेक्टिंग। तो अगर हम देखें तो इसमें दो टर्म है, एक है प्लियो, है ना। प्लियो का मतलब होता है मेनी, एंड ट्रॉपिक जो टर्म है उसका मतलब होता है अफेक्टिंग। तो जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कोई जीन कंट्रोल करता है तो कंडीशन बोली जाती है प्लियोट्रॉपिक। यानी कि इफ वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, इफ वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, तो कंडीशन क्या होगा बेटा, प्लियोट्रॉपिक कंडीशन। मल्टीपल एलिलिज्म में हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा जब हमने आपको एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर तीन तरीके के एलील्स होते हैं, एलील ए, एलील बी और एलील ओ। यहां पे जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पे एक एग्जांपल हम लोग मेंशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये जो कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया, एक्चुअल में ये एक डिसऑर्डर है। जब ब्लड ग्रुप में एक तरीके का ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर हम लोग डिसऑर्डर में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया है, हमारे ब्लड के सेल्स जो होते हैं उसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाए, उसके किसी पर्टिकुलर साइट पे अगर वो चेंज हो जाए तो उसके कारण वो उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की सब कुछ डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। और इसी कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं तो बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअल में हमारे 6th पोजीशन के जो जीन है, 6th पोजीशन पे जो प्रेजेंट है एक अमीनो एसिड, उसमें चेंजिंग होता है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल अगर इसमें जाएं तो हमने लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जब आप पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड इसमें चेन होते हैं। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एक्चुअल में 2 अल्फा चैन होते हैं एंड 2 बीटा चैन होते हैं। तो एक मैच्योर आरबीसी के अंदर या हम लोगों के अंदर जो ब्लड होते हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर उसके कंस्टिट्यूशन की हम बात करें तो 2 अल्फा और 2 बीटा मिलकर के 4 पॉलीपेप्टाइड चैन बनाते हैं और एक हीमोग्लोबिन के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर इसको डिटेल समझो तो एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, नॉर्मल ब्लड की बात करो तो उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पोजीशन नंबर 1 पे वैलिन है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। पोजीशन नंबर 2 पे हिस्टिडीन है, पोजीशन नंबर 3 पे ल्यूसीन है, पोजीशन नंबर 4 पे थ्रियोनिन है, 5 पे प्रोलीन है, 6 पे ग्लूटामिक एसिड है एंड 7 पे ग्लूटामिक एसिड है। और ऐसे करके वो सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल पोजीशन है। अगर हम इस पोजीशन को अगर हम लोग बोले कि इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है तो हम ये बोलते हैं सिकल सेल एचबी की बात करो, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो सब कुछ सेम होगा बेटा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और आगे भी ऐसे कंडीशन आपको दिखेंगे। तो होता क्या है, अब यहां पे आपको वैलिन दिखाई दे रहा था तो वैलिन है, हिस्टिडीन दिखाई दे रहा था हिस्टिडीन है, ल्यूसीन दिखाई दे रहा था तो ल्यूसीन है, थ्रियोनिन भी अपने जगह पे प्रेजेंट है,
प्रोलीन भी अपने जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन जो ग्लूटामिक एसिड है पोजीशन नंबर जो 6 है, वहां का जो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे अमीनो एसिड से, वैलिन से, है ना। और ग्लूटामिक जो 7th पे है वो तो ग्लूटामिक एसिड ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है, ये सीक्वेंस आपको ऐसे दिखाई दे रहे थे, सारे आपस में क्या है, बाइंड है। अब हुआ क्या कि जो 6th नंबर, जो 6th पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो किससे रिप्लेस हो गया, वैलिन से। और अगर ऐसा कंडीशन होता है कि 6th नंबर के पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाए वैलिन से, तो वही आगे चल करके क्या डिजीज कॉज कराता है, सिकल सेल एनीमिया। और इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटेशनल डिसऑर्डर। म्यूटेशनल डिसऑर्डर मतलब यहां पे म्यूटेशन हो रहा है और ये सिंगल सेल म्यूटेशन बोला जाता है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन भी इसको आप बोल सकते हो। तो ग्लूटामिक एसिड क्या हुआ इस कंडीशन में, ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वैलिन से। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए वैलिन से, तो जो डिसऑर्डर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर। एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर जो होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये भी आपको याद रखना है ना। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये किसके कारण हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर भी इसको बोलते हो, क्योंकि ये एक जगह पे म्यूटेशन के कारण हो रहा है। एक अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसके वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर। अब थोड़ा बात समझिएगा, मैंने बोला कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मैंने ये भी बोला कि ये पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर है, लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि सर आपने बोला कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ये कैसे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, आप समझिएगा। जैसे ही सिकल सेल कंडीशन होता है तो पहला चेंज उसके स्ट्रक्चर में आता है। पहला चेंज उसके कहां पे आएगा, स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तो पहला चेंज कहां पे दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चेंज इन स्ट्रक्चर, पहला चेंज कहां पे दिखाई देगा, स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा जो चेंज है बेटा, जो दूसरा चेंज है वो कहां पे दिखाई देगा, उसके शेप में। तो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हम नॉर्मल आरबीसी की बात करें तो नॉर्मल आरबीसी आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, बाई कॉनकेव, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर सिकल सेल में कन्वर्ट होंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, सिकल टाइप, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो यहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया इसका। अब जैसे ही इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप इस तरह से हो जाता है तो इसके जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जैसे ही चेंज हुआ इसका शेप तो बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और धीरे धीरे आदमी की डेथ हो सकती है ना। तो यहां पे डिसऑर्डर में आपको ये दिखाई दे रहा है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, उसके शेप में चेंज हुआ, जिससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। और जैसे ही ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपके ऑर्गन फंक्शन करना बंद करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक डिसऑर्डर कॉज कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो किसके कारण होता है, 6th पोजीशन के रिप्लेसमेंट के कारण। 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था बेटा, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में, और जैसे ही सिकल सेल एनीमिया होगा मतलब वहां पे वैलिन आ गया है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन जब आ जाएगा तो वो कंडीशन कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया। इसको हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे जब मैं डिसऑर्डर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सिकल सेल कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbA, है ना, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए। तो ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है।
तो हो सकता है कि नॉर्मल मेल हो, नॉर्मल फीमेल हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हम लिखते हैं HBA और HBS, HBS अगर मैंने लिख दिया तो ये कैरियर है बेटा, ये कैसे हैं, कैरियर है। कैरियर मतलब उसके पास 50% क्या है, HBS है, उसका 50% हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वाला है और 50% क्या है, नॉर्मल है। तो हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स के साथ वो आदमी कुछ दिन सरवाइव कर जाए। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है वो होता है HBS और HBS, ये क्या है, अफेक्टेड कंडीशन है, ये क्या है, अफेक्टेड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, कंप्लीटली अफेक्टेड है और इस कंडीशन में सरवाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन आपने देखा सिकल सेल एनीमिया में। अब यहाँ पे क्रॉस करा के भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल मेल है और सिकल सेल एनीमिया फीमेल के साथ क्रॉस होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर मेल अफेक्टेड है, फीमेल अगर नॉर्मल है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर दोनों अफेक्टेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो वो सारी बातें आप लोग क्रॉस करा के भी देख सकते हो। तो ओवरऑल हमने आपको एक्सप्लेन किया कि प्लियोट्रोपिक कंडीशन और प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब जब वह जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, क्योंकि अब एलील्स की बात नहीं होती यहां पे। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने हेडिंग डाला है, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। अभी तक हमने ये बोला कि एक जीन है, उसके 2 एलील्स हैं, उन दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होगा, तो कंडीशन क्या होगा, इंट्राजेनिक। एक सिंगल जीन के 2 एलील्स के बीच में इंटरेक्शन। जब हम लोग इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे आपको यह याद रखना है कि अब यहां पे 2 जीन्स हैं जो 2 अलग अलग लोकस पे सिचुएटेड हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लोकस है और ये एक दूसरा लोकस है। अब यहां पे एक जीन है और इस लोकस पे एक दूसरा जीन है। इन दोनों जीन्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा। मतलब यहां पे क्या होगे, एक जीन यहां पे लोकेटेड है और दूसरा जीन दूसरे लोकस पे लोकेटेड है। इन दोनों जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन हो, तब कंडीशन हम क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ जीन interaction, 2 or more gene which are located at 2 different locus interact with each other, interacts to produce 2 or more character। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन 2 or more gene which are located at 2 different locus interacts to produce 2 or more characters। जब 2 अलग अलग लोकस पे 2 अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हो, उन दोनों जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो और नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन हो, तब कंडीशन क्या बोलते हो, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। अब यहां पे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में बात समझने वाली है। यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 2 अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे के कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है। और यहां पे हमेशा एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यहां पे अपीयर होंगे। तो अब हम लोग देखने चलते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल की हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ये कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन।
कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम लोग एग्जांपल यहां पे मेंशन करते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस जो होता है, जिसको हम लोग कॉमनली स्वीट पी बोलते हैं, उसके अंदर 2 कलर के फ्लावर होते हैं। तो हमने एक कैरेक्टर क्या सिलेक्ट किया, फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर भी कितने कलर हैं, 2 कलर, एक पर्पल और दूसरा व्हाइट। अब हमें यह समझना है कि जो पर्पल कलर है वो कैसे 2 जीन मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अगर व्हाइट कलर है तो वो कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया है, लेथाइरस ओडोरेटस। तो यहां पे एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं लेथाइरस ओडोरेटस, है ना। और जो लेथाइरस ओडोरेटस प्लांट होता है उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, स्वीट पी। अब ये जो स्वीट पी प्लांट हमने लिया हुआ है, यहां के जो फ्लावर होते हैं, यहां पे जो फ्लावर होता है लेथाइरस ओडोरेटस का, जो फ्लावर होता है वो फ्लावर की अगर बात करो तो फ्लावर कलर अगर आप देखते हो तो बेसिकली 2 कलर आपको दिखाई देगा। फ्लावर कलर पर्पल होते हैं और फ्लावर कलर व्हाइट होता है। तो ये 2 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पर्पल कलर है और एक व्हाइट कलर है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हमें यह देखना है कि जो पर्पल कलर होता है वो कैसे जीन इंटरेक्शन के कारण अपीयर होगा, और जो व्हाइट कलर होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं। जब इस तरह के इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, जो 2 अलग अलग लोकस पे जीन्स प्रेजेंट हैं और उनके इंटरेक्शन से ये कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो जो पर्पल कलर है, जो पर्पल कलर का फ्लावर है, इसके लिए हमेशा एक कंडीशन रिक्वायर है। कंडीशन क्या रिक्वायर है कि इसमें जो 2 जीन्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, डोमिनेंट होने चाहिए। मतलब यहां पे 2 जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। कैपिटल सी और कैपिटल पी, ये जो 2 जीन हैं वो जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तभी उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। कम से कम एक उनके जो एलील्स हैं वो कम से कम डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ऐसा हो गया कंडीशन कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल पी, तब क्या होगा, ये पर्पल होगा। लेकिन अगर कहीं कंडीशन स्मॉल सी कैपिटल पी हुआ तो वो कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। या इसके लिए ये भी प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए कैपिटल सी हो और स्मॉल पी हो तो भी क्या होंगे, वो व्हाइट कलर अपीयर करेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये होता कैसे है। अगर हमने बोला कि 2 जीन्स के बीच में इंटरेक्शन है जो 2 अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है, तो वह कंडीशन हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि यहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक प्रीकर्सर होता है प्लांट के अंदर, है ना, प्रीकर्सर होते हैं। इस प्रीकर्सर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल, है ना। इस रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या होगा, कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोजेन में, और क्रोमोजेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, व्हाइट कलर के लिए। अब ये जो व्हाइट कलर आया वो आगे चल करके एक दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथोसायनिन, और एंथोसायनिन क्या है, तो पर्पल कलर है। तो ये आपको चेंज मैं दिखा रहा हूं कि जो प्रिकर्सर था, रॉ मटेरियल था, वो क्रोमोजेन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो एंथोसायनिन पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि यहां पे जो ये 2 गैप मैंने बनाए हुए हैं, यहां पे 2 अलग अलग जीन्स हैं जो 2 अलग अलग एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पे क्रोमोजेन की बात करें तो यहां पे एक एंजाइम है, एंजाइम सी। जो एंजाइम सी है उसको कौन एक्टिवेट करता है, जीन सी। तो यहां पे एक जीन है, जीन सी, जो एक एंजाइम एक्टिवेट करता है, एंजाइम सी, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर कलर क्या आ जाता है, व्हाइट हो जाता है। ऐसे ही जो दूसरा गैप है यहां पे दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होता है, एंजाइम पी, और एंजाइम पी को जो एक्टिवेट कराता है उस जीन को हम लोग बोलते हैं जीन पी। तो आप याद रखिएगा कि ये जीन सी क्या है, अलग लोकस पे प्रेजेंट है, जीन पी क्या है, अलग लोकस पे प्रेजेंट है। लेकिन जब भी पर्पल कलर बनना होगा तो इन दोनों के एक्शन के कारण, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण ही क्या होगा, पर्पल कलर अपीयर होगा। जब तक ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक पर्पल कलर भी अपीयर नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसके क्रॉस को, कि क्रॉस कराने पे क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या रेशियो आएंगे। वो अगर समझ में आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।